हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट 5 भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था देखने वाले हैं। ठीक है। और इससे पूर्व हमारे लेक्चर आ चुके हैं किसके? संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद के। और आज हमारा टॉपिक क्या है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सबसे पहले देखेंगे भारत की न्यायपालिका। ठीक है, क्या भारत की न्यायपालिका व्यवस्था है क्या? ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है। और समस्त न्यायालयों के जितने भी हमारे कोर्ट हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। और न्यायपालिका में शक्ति का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, पावर का सेपरेशन यहाँ पे नहीं होता है। किसका? पावर का। ठीक है। और जो भारतीय न्यायालय जो है कैसी प्रणाली? एकीकृत प्रणाली है। अब देखिए, सबसे पहले भारत की न्यायिक व्यवस्था में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट होता है। सबसे उच्च कोर्ट कौन सा होता है यहाँ पे? उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस भाग 5 के, इसमें संविधान के भाग 5 में कहाँ से लेकर के 124 से लेकर के 147 तक के किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है संविधान के। ठीक है, भाग 5 में। अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आते हैं? उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय ये कहाँ से कहाँ तक के? संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक के। कहाँ तक के? 214 से लेकर के 240 से लेकर के 231 तक के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है। और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? इनकी संख्या वर्तमान में 25 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 25। ठीक, इसके पश्चात उच्च न्यायालय के नीचे कौन से न्यायालय आते हैं? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। कौन से? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या जिला न्यायालय जिनको बोलते हैं। अब इनमें भी दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। सबसे पहले सिविल सिविल न्यायालय। ठीक है, कौन से? सिविल कोर्ट जिसे बोलते हैं। और एक होते हैं सेशन कोर्ट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? सत्र न्यायालय। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि इस मंत्री का मामला सेशन कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है। ठीक है। और जिला न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के? 233 से लेकर के 237 तक के किसका वर्णन है? जिला न्यायालय का वर्णन है संविधान में। ठीक है। अब देखते हैं जो सिविल न्यायालय होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। सीनियर डिवीजन होती है एक, कौन सी? सीनियर डिवीजन। सीनियर डिवीजन के पश्चात जूनियर डिवीजन। ये दो टाइप के होते हैं किसमें? सिविल न्यायालय में, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। इसके पश्चात जो सत्र न्यायालय होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा? प्रथम श्रेणी सत्र न्यायालय। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? द्वितीय श्रेणी सत्र न्यायालय। ठीक है। इन सब जो न्यायालय की जो व्यवस्था है इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? एकीकृत न्यायपालिका। क्या कहा जाता है? यानी कि आपको सिविल न्यायालय से कुछ निर्णय या ऑर्डर दिया जाता है तो आप उसके विरुद्ध अपील कहा सकते हैं? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के यदि आप डिसीजन से खुश नहीं तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। आई होप आपको ये एकीकृत न्यायपालिका की जो प्रणाली है, भारतीय प्रणाली, ये समझ में आई होगी और आपको आर्टिकल याद हुए होंगे। फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर है? भाग 5 के 124 से लेकर के 147 तक के। जबकि जो हाई कोर्ट होते हैं उनका वर्णन 214 से लेकर के 231 आर्टिकल में है। ठीक, उसके नीचे कौन से न्यायालय होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं। इनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक के? 233 से लेकर के 237 तक के किसका वर्णन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्णन है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल न्यायालय होता है और एक सत्र न्यायालय होते हैं। जो सिविल न्यायालय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। जबकि जो सत्र न्यायालय होते हैं वो प्रथम श्रेणी न्यायालय होते हैं और द्वितीय श्रेणी न्यायालय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या जो हमारा टॉपिक है आज, उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और क्या देखेंगे हम लोग? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट स्पेशली किसका देखेंगे हम लोग? मध्य प्रदेश के संदर्भ में हाई कोर्ट देखेंगे। ठीक है।
चलिए देखते हैं अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग 5 के अनुच्छेद 200 124 से लेकर के कहाँ तक के 147 तक के किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, बताइए। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आपको। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए जब तक आपका कमेंट्स आएगा मैं तब तक आपको मैं बता देता हूँ 28 जनवरी 1950 को। कब? 28 जनवरी 1950। अब देखेंगे हम लोग क्या जो भारतीय न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन किस प्रकार है। देखिए गठन 114 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान किसमें? 124 में है। अब इसके गठन में कौन कौन सदस्य होंगे? देखिए जब मूल संविधान था तो इसमें कितना सदस्यीय न्यायालय था? ये 8 सदस्य, यानी कि एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, बाकी क्या होंगे? न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ये क्या था? स्टार्टिंग की बेसिक संरचना थी किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में वृद्धि होती गई तो 1956 में इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। ठीक है, फिर 1960 में इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 14। फिर 1986 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 26। और 2009 में इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 21 में। और वर्तमान में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, 1-32, यानी कि एक क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और वर्तमान में कौन है हमारे? चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, कौन है? चंद्रचूड़। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। बहुत ही आईएमपी है ये। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ कौन है हमारे अभी वर्तमान में? डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजेआई है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें? आर्टिकल 124 के 2 में है। किसमें? आर्टिकल 124 के 2 में है। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, अब नियुक्ति से पूर्व होता क्या है? नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और उच्च हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लेकिन इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहला प्रथम न्यायाधीश नियुक्ति मामला कब आया था? प्रथम न्यायाधीश मामला कब आया था? 1981-82 में आया था। और इसमें क्या कहा था? राष्ट्रपति द्वारा परामर्श बाध्यकारी नहीं है। यानी कि देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति से पूर्व वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है जिससे वह आवश्यक समझे। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जिसकी मतलब राष्ट्रपति की नज़र में वह जरूरी हो। ठीक है, लेकिन नियुक्ति संबंधी प्रावधान न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य परामर्श शब्द को लेकर के हमेशा विवाद उत्पन्न हुआ। परामर्श का अर्थ सिंपल होता है कि आप मशवरा करना कि मैं इसको नियुक्त कर रहा हूँ तो ये सही व्यक्ति है या नहीं, इसकी कार्यप्रणाली क्या क्या है। तो इसी परामर्श शब्द को लेकर के प्रथम न्यायाधीश मामला आया था। कब? 1981-82 में। और इस मामले में क्या निर्णय दिया था कोर्ट ने? कि राष्ट्रपति परामर्श के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसकी नियुक्ति कर सकता है? सीजीआई की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन जब द्वितीय मामला आया, कब आया था? द्वितीय न्यायाधीश मामला बहुत ही आईएमपी केस है 1993 में। इसमें बोला गया
राष्ट्रपति परामर्श के लिए बाध्यकारी है, यानी कि जो भी डिसीजन दिए जाएंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा, राष्ट्रपति को परामर्श मानना ही होगा। परामर्श यहाँ क्या होगा, बाध्यकारी होगा। यहाँ पर प्रथम द्वितीय यानी कि द्वितीय न्यायाधीश मामले में। इसके पश्चात तृतीय न्यायाधीश मामला आया। कब तृतीय न्यायाधीश मामला? 1998 में आया। इसमें क्या कहा कोर्ट ने कि राष्ट्रपति परामर्श के लिए बाध्यकारी है, राष्ट्रपति परामर्श के लिए बाध्यकारी है, लेकिन उससे पूर्व उसे दो शर्तें दी जाएंगी। दो शर्तें क्या होंगी? सबसे पहली शर्तें, ठीक है, सबसे पहली शर्त क्या होगी? चार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के, किसके? सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों के चार वरिष्ठ लोगों की क्या होगी? समिति होगी। चार वरिष्ठ लोगों की समिति होगी। और दूसरी शर्त यह है, इस समिति द्वारा लिया गया निर्णय बहुमत पर आधारित ना होकर के आम सहमति पर आधारित होगा। इस पे आम सहमति पर आधारित होगा। यदि इन चार वरिष्ठों की कॉलेजियम प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली, इस प्रणाली के माध्यम से यदि वो निर्णय देती है कि इस न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो आपको बाध्यकारी यानी कि राष्ट्रपति के लिए वो क्या होगा? बाध्यकारी होगा। लेकिन वहां पर बहुमत नहीं चलेगा। बहुमत का सिंपल शर्त है, चार में से तीन सदस्य यदि हाँ होते हैं तो उसके पक्ष में बहुमत होगा। लेकिन बहुमत यहाँ पे नहीं होगा, चारों सदस्यों की क्या होगी? आम सहमति होगी। किसकी? चारों सदस्यों की आम सहमति होगी। ठीक है, इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए फिर 2000 कब 2015 में एक अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत आयोग गठित किया गया 2015 में। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि सरकार तथा उच्च न्यायालय के अन्य सदस्यों के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन 2000 इसके लिए कौन सा संशोधन लाया गया था? 99 संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? 99वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, लेकिन 2015 में ही क्या 2015 में ही इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहकर घोषित कर दिया था कि यह मूल संरचना के क्या है? विरुद्ध है। तो ये नियम बनाया गया है किसके विरुद्ध है? ये मूल संरचना के विरुद्ध है। ठीक है, या फिर अगेंस्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया समझ में आई होगी कि अब नियुक्ति के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? इसमें विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की एक कमेटी होती है, और यह कमेटी ही सीजीआई की नियुक्ति संबंधी या अन्य न्यायालयों में न्यायाधीश के नियुक्ति संबंधी परामर्शों को राष्ट्रपति के समक्ष रखती है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के पश्चात वह अन्य या फिर मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आराम से कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए, अब नियुक्ति हो गई। अब नियुक्ति से पूर्व वो लोग क्या देखेंगे? योग्यता देखेंगे कि एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। इसका नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। वह उच्चतम न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य किया हो, या 10 वर्ष तक, या किसी भी उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, ये हो गया क्या? उसकी प्रमुख योग्यता है। और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार हो। राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? विधि का जानकार हो। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें और भी ज्यादा क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपने राष्ट्रपति की नियुक्ति भी कर ली है, उसकी योग्यताएं भी देख ली। अब राष्ट्रपति नहीं, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश को किस प्रकार पद से हटाएंगे? सीजेआई को पदस्थ यानी कि अपदस्थ करने की प्रक्रिया क्या होगी? ठीक है, या हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले देखिए, इसके आधार होना चाहिए। सबसे पहले साबित कदाचार। ठीक, शारीरिक एवं मानसिक क्या होना चाहिए? अक्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला आधार साबित कदाचार हो, दूसरा क्या? शारीरिक मानसिक
अक्षमता हो। अब देखिए इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है, या इस प्रकार के प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, प्रार्थना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रार्थना कहा जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को लाने के लिए लोकसभा में 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन अनिवार्य है। क्या होना चाहिए, 100 सदस्यों का समर्थन लोकसभा के संदर्भ में होना चाहिए और 50 सदस्यों का समर्थन राज्यसभा के संदर्भ में होना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी, जो भी जिस भी न्यायालय में ये रखा जाएगा, जो भी होगा पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष, वह यह तय करेगा कि यह प्रस्ताव सही है या नहीं। ठीक है, अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि यह प्रस्ताव सही है या नहीं। यदि अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है, इस समर्थन या प्रार्थना पत्र को, तो इसके लिए क्या, इसके लिए स्पीकर जांच समिति के निर्माण करता है। किसका, जांच समिति का गठन करता है। और जांच समिति में कौन कौन था, सबसे पहला 3 सदस्यीय जांच कमेटी होगी और उसमें कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा यहाँ पे, उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय का क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा सदस्य क्या होगा, कोई भी कुशल विधि का जानकार होगा। पहला सदस्य कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश होगा। दूसरा क्या होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा कौन होगा, कोई भी कुशल विधि का जानकार होगा। ठीक है, ये जांच समिति बनती है। यदि ये जांच समिति मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश पे लगाए गए आरोपों को सत्य पाती है, ठीक है, सत्य यानी कि जांच के दौरान वह सत्य पाती है और अपनी रिपोर्ट पीठासीन को देती है। ठीक है, पीठासीन को देती है। और यदि पीठासीन यह कहाँ पर रखेगा, संसद के समक्ष रखेगा। और यदि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से यह विधेयक या फिर यह प्रार्थना पत्र पारित हो जाता है, ठीक है, यदि वह 2/3 बहुमत, बहुत ही आईएमपी 2/3 मेजोरिटी से यदि ये प्रार्थना पत्र या प्रस्ताव पारित हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति के क्या सिग्नेचर हो जाते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो न्यायाधीश अपने पद से क्या माना जाएगा, पद मुक्त माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अपने पद से वह स्वतंत्र माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए अब इससे पहले फैक्ट देखते हैं कि सबसे पहले जस्टिस रामास्वामी जस्टिस रामास्वामी के जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा था रायकवार सर जी के बोर्ड में एक मेंबर ने। ठीक है, कि ऐसे कौन से न्यायाधीश है जिनके ऊपर इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस लाई गई थी उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो कौन से, जस्टिस रामास्वामी। लेकिन ये कहाँ से पारित नहीं हो सका था, ये लोकसभा से पारित नहीं हो पाया था। कहाँ से, लोकसभा से पारित नहीं हो पाया था। इसके पश्चात जो दूसरे थे, सौमित्र सेन, कौन से, सौमित्र सेन, ये कहाँ थे, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, इनके इनके ऊपर भी क्या इम्पीचमेंट जैसी या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई थी। लेकिन यह भी कहाँ से पारित नहीं हो सका था, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपको 2 चीजें इसमें याद रखना है। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होगी, क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुत ही आईएमपी हमारे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। अब देखेंगे अनुच्छेद, आपने सुना होगा 127, इसके माध्यम से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसकी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत ही आईएमपी। तदर्थ न्यायाधीश यानी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की कोरम या गण पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वह किसकी नियुक्ति कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है आर्टिकल 127 के माध्यम से। ठीक है, और 27 से पूर्व एक आर्टिकल है 125 आर्टिकल, इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते दिए गए हैं। तो देखिए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वेतन होता है एक मंथ का 2,80,000 होता है और मुख्य न्यायाधीश है, जबकि अन्य न्यायाधीश के वेतन कितने होते हैं, 2,50,000 होते हैं। ठीक है, इसका वर्णन किस में है, 125 आर्टिकल में है। ठीक है, ये हो गए क्या हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, अब इसके पश्चात देखेंगे क्या हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य क्या क्या है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य
क्या क्या है उनका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, या फिर उनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही जब उच्च न्यायालय में पढ़ाऊंगा तो उसमें कंपेयर करके आपको मैं सारे आर्टिकल याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मूल क्षेत्र अधिकार। मूल क्षेत्र अधिकार, मूल क्षेत्र अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में, 131 आर्टिकल में। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है ये, आपको आर्टिकल याद रखना है। इसके अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। ठीक है, कौन कौन से मामले आएंगे, सबसे पहले संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है। संघीय इकाई मतलब भारत और भारत के अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उन सबके मामले की सुनवाई कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि भारत और संघ के किसी राज्य के मध्य विवाद हो रहा है, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो रहा है, तो इन सब के मामलों की जांच कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, ये हो गया क्या, मूल क्षेत्र अधिकार। अब इसके पश्चात कौन से अधिकार, अपीली क्षेत्र अधिकार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा क्या होता है, अपीली न्यायालय होता है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी न्यायालय के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। ठीक है, भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ पे अपील कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत चार प्रकार की अपीलें आती है। सबसे पहली संवैधानिक अपील, क्या है, संवैधानिक मामले की अपील। ठीक है, आर्टिकल 132 में दिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जब संविधान की व्याख्या संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ठीक है, संविधान की व्याख्या संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा अलग अलग प्रकार के निर्णय दिए जाते हैं, तो उन सब निर्णयों के विरुद्ध कहाँ जाया जा सकता है, अपील किया जा सकता है, कहाँ पे, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सॉरी। और उसका आर्टिकल किसके आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, आर्टिकल 132 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके पश्चात दूसरा है कौन सा न्यायालय, कौन सा अपील, इसके बाद देखेंगे हम लोग सिविल मामलों में अपील। ठीक है, सिविल मामलों में, यानी कि इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, 133 हो जाएगा, सिविल मामलों से संबंधित। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, ठीक है, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में आप तब अपील कर सकते हैं जब उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सार्वजनिक मामला कैसा हो, सर्वभूत हो, यानी कि सर्वभूत उसमें प्रश्न हो, यानी कि ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जिनका समाधान केवल कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और दूसरे मामला, और दूसरा यहाँ पे शर्त ये होती है कि केवल इसका निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाती है, दीवानी मामलों संबंधित अपील। और तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें फौजदारी मामले। ठीक है, फौजदारी मामले यानी कि 134 आर्टिकल, बहुत ही आईएमपी आर्टिकल, आर्टिकल थी, आपको याद रखना। देखिए, आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ अपील कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन कुछ मामलों में, यानी कि जैसे कुछ मामले आते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले उच्च न्यायालय का क्या चाहिए, आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और कुछ मामले में आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, फौजदारी मामलों में। इसके पश्चात चौथा अपीली जो हो जाता है, विशेष अनुमति से अपील। चौथा क्या है, विशेष अनुमति से अपील। जब सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से किसी न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देता है, यानी कि कोई भी न्यायाधिकरण बना हो, जैसे आपने सुना होगा एनजीटी एक प्रकार का न्यायाधिकरण है, उसके विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध, उनके निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, विशेष अनुमति से अपील। ठीक है, क्या है, अपीली सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद देखेंगे या फिर अपीली क्षेत्र अधिकार कौन कौन से, संवैधानिक 132, सिविल 133, फौजदारी 134 और विशेष अनुमति से अपील। अब इसके पश्चात जो तीसरा इसका जो कार्य है, सलाहकारी कार्य या फिर परामर्शदात्री कार्य, आर्टिकल 143, इस आर्टिकल के तहत वह किसको सलाह देता है, संविधान की व्याख्या या फिर विधि संबंधी सलाह किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। और उस पर उच्चतम न्यायालय का यह परामर्श जरूरी है, तो वह जो राष्ट्रपति है वह क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है।
लेकिन यह विशेष बात यह है कि जो यह परामर्श होगा राष्ट्रपति पर मानने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय ऐसे प्रकार के परामर्श देने के लिए बाध्य है। किंतु यदि ऐसे संवैधानिक समझौता या प्रसंविधा जैसे मामलों के संबंध में राष्ट्रपति किससे, सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांग सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी क्या बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो इस संबंध में किसको सलाह दे, राष्ट्रपति को प्रेम पूर्वक सलाह दे। तो सलाहकारी न्यायालय, देखिए 2023 के पेपर में मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, संविधान की या फिर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियों के बारे में आप वर्णन करें। कितने नंबर में पूछा था ये, 5 नंबर में पूछा था उन्होंने, कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का, सलाहकारी न्यायालय कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 140। इसके पश्चात आर्टिकल 129, ये क्या है, अभिलेखित न्यायालय है। ठीक है, कौन सा है, अभिलेखित न्यायालय। ये क्या है, अभिलेख न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे वो अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, या फिर उन्हीं निर्णयों के संगत उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णयों को क्या करेगा, संचालित करेगा, फिर अपने निर्णयों को पारित करेगा। ठीक है, डिसीजन जो भी होंगे वो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संगत होना चाहिए। ठीक है, और इसी अभिलेख न्यायालय से, जो इसी आर्टिकल है 129 आर्टिकल से ही सर्वोच्च न्यायालय को किसकी शक्ति मिलती है, न्यायालय की अवमानना की शक्ति मिलती है। ठीक है, किसकी, न्यायालय की अवमानना की शक्ति मिलती है। यानी कि आप यदि उच्चतम न्यायालय की बुराई कर रहे हैं या फिर उसके निर्णय के विरोध में है, तो आपको उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, आपके ऊपर न्यायालय अवमानना लगा सकती है। ठीक है, कि आप न्यायालय के डिसीजन से आप खुश नहीं है, इसलिए आप तो आपके ऊपर क्या, अवमानना का केस लग सकता है। ये क्या हो गया, 4 शक्तियां हो गई। ठीक है, 4 कार्य हो गए। अब इसके पश्चात लेख जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में वह लेख जारी या रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और कितनी प्रकार के रिट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सशरीर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं आप, तो उसको 24 घंटे के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके पश्चात क्या है, परमादेश। ठीक है, परमादेश के पश्चात क्या है, अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है, अधिकार प्रक्षालेख के बाद उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेरण, और फिर क्या है, प्रतिषेध। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में। जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 35, तब मैं आपको ये बंदी प्रत्यक्षीकरण विस्तार से समझाऊंगा, परमादेश विस्तार से समझाऊंगा, अधिकार प्रक्षालेख, उत्प्रेषण और प्रतिषेध विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। ठीक है, केवल आप यहाँ पे 5 प्रकार के रिट का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, इसके पश्चात न्यायिक समीक्षा, यह इसका भी क्या शक्ति या कार्य है। आर्टिकल क्या है इसका, 137, यानी कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को वह स्वयं अपने निर्णय को क्या कर सकता है, वो अवलोकित कर सकता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अपने निर्णयों को, या फिर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की वह जांच कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 137 बोलता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी आपको। और देखिए आपको आर्टिकल्स तो याद करने ही है, क्योंकि आर्टिकल्स ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन आना तय है आपके एग्जाम में। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही आर्टिकल रट लें। ठीक है, रट लें या समझ लें, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन मेरे हिसाब से तो रटना ही IMP है। ठीक है, क्योंकि कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है आपको आर्टिकल से याद रखने की। ठीक है, इसके पश्चात अन्य कार्य क्या होंगे, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 13 के माध्यम से उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। या फिर ये एक सेंटेंस में यूं बोलूं कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून यदि मूल अधिकारों से मिलते जुलते नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 से आती है। ठीक है, अब जब न्यायिक आर्टिकल 13 पढ़ेंगे हम लोग, इसमें 5 प्रकार के सिद्धांत पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक है, आर्टिकल 13 के 1 में वर्णन है इसका। ठीक है, इसके पश्चात पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है,
पृथक्करण के सिद्धांत के पश्चात भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, भारी प्रवर्तन के सिद्धांत के पश्चात अधित्य जन का सिद्धांत, और फिर आच्छादन का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी हम लोग कब पढ़ेंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे तब, ठीक है। विस्तार से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन छोटा छोटा या मोटा मोटी इनकी जानकारी हम लोग एकत्रित कर लेंगे, ताकि यहाँ से आपको प्रीलिम्स में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको टैकल कर लें, ठीक है। ये क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य हो गए या फिर प्रमुख शक्तियां हो गई, ठीक है। अब लेकिन इसके पश्चात देखिए, आर्टिकल जो 142 है, ठीक है, वर्तमान में बहुत ही चर्चे में था। जब सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है या फिर कोई कानून नहीं विद्यमान होता है, तो आर्टिकल 122 के तहत वह अपने निर्णयों को या अपने डिसीजन को क्या कर सकता है, दे सकता है। जैसे आपने सुना होगा तलाक संबंधी मामले, ठीक है, या फिर अभी एक केस आया था, एक महिला थी जो 7वें महीने में गर्भपात कराना चाहती थी, ठीक है। तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, देखिए ऐसा तो कोई कानून नहीं था कि 7 माह में कोई अपना गर्भपात करवाए, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विवेकाधीन शक्ति 142 का प्रयोग करते हुए उसने उस महिला या पीड़ित महिला को इसके लिए अनुमति प्रदान की थी। बहुत ही चर्चे में आर्टिकल 142, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्या हुई, बहुत ही क्लियर हुई होगी। देखिए आपको याद करने ही है आर्टिकल, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए आर्टिकल 146 बहुत ही आईएमपी है। आर्टिकल 146 इनके अंतर्गत होता क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी होंगे या सेवक होंगे, इसकी नियुक्ति वह स्वयं करता है या फिर उसके सेवा शर्तों का निर्धारण भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 146। इसके पश्चात आर्टिकल 147। आर्टिकल 147 क्या बोलता है कि इस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान एवं कानूनों की, जो भी भारतीय संविधान है और जो भी कानून है, सॉरी जो भी संविधान तो नहीं होता है, लेकिन जो संविधान होता है, संविधान के साथ साथ भारत में विद्यमान कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार भी किसके पास होता है, बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। और ऐसी शक्ति उसको किस आर्टिकल से मिलती है, आर्टिकल 133 से इस प्रकार की शक्ति उसे प्राप्त होती है, ठीक है। ये हो गया क्या, हमारे प्रमुख आर्टिकल। और आर्टिकल और एक याद रख लीजिए आप, आर्टिकल 130 है सुप्रीम कोर्ट का, क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसी भी स्थान को तय कर सकती है, ठीक है। वर्तमान में कहाँ है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में, लेकिन पूर्व में हैदराबाद एवं श्रीनगर में भी वह क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थान बदला है या फिर वहां जाके अपने निर्णयों को संचालित किया, ठीक है, हैदराबाद और श्रीनगर। एक बहुत ही आईएमपी फैक्ट में पूछ सकते, ठीक है। ये हो गया क्या, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न कार्य। एक बार फिर से देख लीजिए, आर्टिकल मूल अधिकार, कौन सा आर्टिकल है, 131 आर्टिकल है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सबसे पहले संवैधानिक 132, सिविल क्षेत्र अधिकार 133, फौजदारी मामले 134, इसके पश्चात सलाहकारी क्षेत्र अधिकार 143 आर्टिकल है। अभिलेखीय न्यायालय कौन सा आर्टिकल है, 129वां आर्टिकल है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण संबंधी रिट जारी करने का अधिकार 32 आर्टिकल है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार 137 आर्टिकल में। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 113 के 1 से दी हुई है, तो सॉरी 113 नहीं, 13 के 1 से दी हुई है, ठीक है। ये क्या होगा, संविधान के, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अधिकार क्षेत्र। 142 विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है। 146 अपने स्टाफ की नियुक्ति करने की शक्ति। और 147 में क्या है, 147 में यह है कि वह अपना स्थान को बदल सकती है। तो वर्तमान में क्या है, नई दिल्ली है, और इससे पूर्व में हैदराबाद और श्रीनगर में इसको ले जाया जा चुका, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, इससे कुछ आईएमपी फैक्ट क्या क्या है सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। सबसे पहले तो सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सबसे पहले कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे, हीरालाल जे कानिया। बहुत ही आईएमपी है, ये पूछ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश, तो हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है। कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है। और सबसे अधिक
समय तक रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? सबसे अधिक समय तक रहने वाले न्यायाधीश इन्हीं के वाई वी चंद्रचूड़। कौन थे? वाई वी चंद्रचूड़ थे। लंबे समय तक न्यायाधीश रहने वाले सीजेआई कौन थे? वाई वी चंद्रचूड़। कितने साल रहे थे ये? यह कितने दिन तक रहे थे? 22 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी 1978 से लेकर के कब तक के? 11 जुलाई 1985 तक के थे। तब 22 फरवरी 1978 से लेकर के 11 जुलाई 1985 तक के भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। कौन? वाई वी चंद्रचूड़। इसके पश्चात सबसे कम दिनों के लिए न्यायाधीश कौन बने थे? बहुत ही आईएमपी ये भी। कौन थे? कमल नारायण सिंह। कौन? कमल नारायण सिंह थे। कौन थे? कमल नारायण सिंह। और ये कितने दिन के लिए बने थे? 1991 में केवल 17 दिन के लिए बने थे। कितने दिन के लिए? 17 दिन के लिए बने थे। ठीक है। अब देखिए कुछ नवाचार या इनोवेशन भी हुए सर्वोच्च न्यायालय में। जैसे आपने सुना होगा पीआईएल। पीआईएल किसने लाया था? पीएन भगवती जी ने लाए थे। जब पीएन भगवती जी ने लाए थे कब? 1980-81 में। ठीक है। फिर आपने सुना होगा लोक अदालतें। ठीक है। लोक अदालत का कंसेप्ट कब प्रारंभ हुआ था? बहुत ही आईएमपी बताइए। और ये मेंस के सिलेबस में भी है लोक अदालतें। बताइए लोक अदालतें, लोक अदालतें हैं क्या? लोक अदालतों की शुरुआत भी किसने की थी? पीएन भगवती जी ने की थी। कब? 1985 में। और इन्हें विधिक मान्यता कब मिली थी? 1987 में। ठीक है। और ये किस आर्टिकल से संबंधित है? 39 के ए से संबंधित है लोक अदालत। ठीक है। इसके पश्चात आपने सुना होगा कौन सी? परिवार न्यायालय है, कुटुंब न्यायालय। ये भी हमारे सिलेबस में कब आया था? कुटुंब न्यायालय एक्ट कब आया था? 1984 में आया था। ठीक है। पारिवारिक विवादों से संबंधित जो भी समस्या है उनके निराकरण के लिए। ठीक। उसके पश्चात मोबाइल न्यायालय सुना होगा आपने। ठीक है। मोबाइल न्यायालय कब आया था? 2007 में आया था। और इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए। हमारे बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम ने मोबाइल न्यायालय का कंसेप्ट दिया था। और पहला मोबाइल न्यायालय कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेवात हरियाणा से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेवात हरियाणा से। और इसे क्या कहा जाता है? जस्टिस ऑन अ व्हील कहा जाता है। जस्टिस ऑन व्हील कहा जाता है किसे? मोबाइल न्यायालय को। ठीक है। इसके पश्चात आपने सुना होगा ग्राम न्यायालय। ठीक है। ग्राम न्यायालय की भी अवधारणा सुना होगा आपने। कब लाया गया था ग्राम न्यायालय? ग्राम न्यायालय यदि हम लोग देखें तो 2009 में भी आया है। किसमें? 2009 और 2001 में ग्राम न्यायालय की अवधारणा लाई गई है। ठीक है। और भारत में कब लाया गया था? 2009 में। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 2001 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया था। ठीक। ये क्या हो गया? हमारे बहुत ही आईएमपी फैक्ट हो गए जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। ठीक है। इसके पश्चात पीआईएल मैंने आपको बता दिया हूँ। एक होता है और एक आपने टर्म सुना होगा न्यायिक सक्रियता। ठीक है। न्यायिक सक्रियता को भी लाने का श्रेय किसे जाता है? पीएन भगवती जी को। न्यायिक सक्रियता या न्यायिक सक्रियता की डेफिनेशन क्या होती है? जब न्यायपालिका जब न्यायपालिका अपने प्रचलित नियम और कानूनों का आवश्यकता अनुसार असाधारण व्याख्या करती है, या मैं यूं कहूं कि जब न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका कार्यों में हस्तक्षेप करती है तो वो क्या कहलाती है? न्यायिक सक्रियता। ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही आईएमपी और इस समय बहुत ही चर्चे में था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। बहुत सारे उसने ऐसे डिसीजन दिए जो, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को वो क्या कर रहा है? असंवैधानिक घोषित किया। ठीक है। राम मंदिर का मामला देख लीजिए आप। ठीक है। इस प्रकार के निर्णय देने के कारण सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्या है? चर्चे में रहा है। तो यहाँ और चर्चे के साथ साथ हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तो यहाँ से हमको सारे फैक्ट और आर्टिकल्स आपको याद करने ही है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होगी? क्लियर हुई होंगी। ठीक है। और एक मैं फैक्ट बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है। किसकी? अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जाती है। ठीक है। ये हो गया क्या हमारा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या? देखिए
सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियां भी हैं जो बहुत ही आईएमपी हो जाती है। लिख लीजिए आप, अभी मुझे याद आई। देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की सुनवाई भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की भी सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। साथ ही लोक सेवाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार संबंधी जांच भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। लोक सेवा यानी कि यूपीएससी और पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार की जांच भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। साथ ही यह संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है, संविधान संरक्षक के रूप में। ये क्या होता है? संविधान का रक्षक एवं उसका अंतिम व्याख्याता होता है। ठीक है, ये क्या है? इसकी अन्य शक्तियां हैं। ठीक है, और यह देश के सभी न्यायालयों पर न्यायिक अधीक्षण की भी शक्ति रखता है। इसकी न्यायिक अधीक्षण की भी क्या रखता है? शक्ति रखता है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक अधीक्षण की भी शक्ति रखता है। ये क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य हो गए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ से चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान में कहाँ से कहाँ पर है? 214 से लेकर के कहाँ तक बताइए? 214 से लेकर के 231 तक के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, इसके अनुसार ठीक है, इसका गठन कब माना जाता है? 216 से। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश होंगे। प्रत्येक राज्य में अलग अलग संख्या में या विभिन्न संख्या में क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य या फिर अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जिनका निर्धारण, जितने भी सदस्य होंगे या फिर अन्य जो न्यायाधीश होंगे, इनका निर्धारण समय पर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, मध्य प्रदेश के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय। इससे पहले उच्च न्यायालय, सब इससे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861 का जो एक्ट आया था, भारत परिषद अधिनियम, क्या आया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 1962 में कितने उच्च न्यायालय बनाए गए थे? कितने हाई कोर्ट्स बनाई गई थी? 3 हाई कोर्ट। सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, इसके पश्चात मुंबई हाई कोर्ट और फिर मद्रास हाई कोर्ट। 1861 के एक्ट के तहत ब्रिटिश द्वारा 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। उसी के पश्चात 1866 में क्या बना था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। कब बना था? इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारे बहुत ही आईएमपी फैक्ट जो आपको रटना ही है। ठीक है, वर्तमान में देखिए, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? बहुत ही आईएमपी, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। और इसका मूल स्थान कहाँ पर? बहुत ही आईएमपी, अमरावती में है। कहाँ पर? अमरावती में है। कहाँ पे? अमरावती में इसका क्या है? मूल स्थान है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे क्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 117 के तहत न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है इसमें। ठीक है, किससे? राज्य के राज्यपाल से सलाह दी जाती है। और इसकी योग्यताएं क्या होती है? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 10 साल का अधिवक्ता का कार्य किया हो किसी भी न्यायालय में। ठीक है, और साथ ही इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए, ये आर्टिकल 223 के तहत कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। इसकी कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं किसमें? आर्टिकल 223 के तहत। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, आर्टिकल 223 के तहत। आर्टिकल 224 के तहत क्या होता है? अपर न्यायाधीश की, किसकी? उच्च न्यायालय के कार्य में किसी भी अस्थायी वृद्धि के कारण
यदि कार्य रह जाता है तो राष्ट्रपति 2 वर्षों से अनधिक यानी कि 2 वर्षों से कम अवधि के लिए उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। किसकी? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए 24 के ए के अंतर्गत वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मान लीजिए राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उसे उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने की अनुमति ले सकता है। किससे? राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा उसे। ठीक है, ये हो गया क्या उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख फैक्ट। देखिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वहां केवल किसमें की जाती है? उच्च न्यायालयों में। ये पीएससी में क्वेश्चन आया था, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनके वेतन भत्ते किसके? राज्य की संचित निधि पर आधारित होंगे। ठीक है, और इनकी शपथ का प्रावधान, ठीक है, इनकी शपथ, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, ठीक, और इसके पश्चात इनको हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। किसके न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनके न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और जो इनके वेतन भत्ते होते हैं राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। इस पे राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। लेकिन जो पेंशन होगी वह संघ की संचित निधि पर आधारित होगी। जो पेंशन होगी वो संघ की संचित निधि पर आधारित होगी और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या? सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख आईएमपी फैक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे और यह अपने कार्यकाल को कब तक धारण कर सकते हैं? 62 वर्ष की आयु होने के पूर्व तक के अपने पद को धारण कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से या फिर कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके मूल क्षेत्राधिकार, इसका आर्टिकल क्या है? मूल क्षेत्राधिकार का 226 है। उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का आर्टिकल 226 है। इसके अंतर्गत न्यायालय को राजस्व एवं संग्रह के संबंध में मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसके अंतर्गत वो इच्छा पत्र, तलाक, न्यायालय की अवमानना, ये सब भी किसके अंतर्गत आती है? उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये हो गई क्या हमारा मूल क्षेत्राधिकार किसका? सर्वोच्च यानी कि हाई कोर्ट का। इसके पश्चात अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीली क्षेत्राधिकार इसमें भी क्या है? वो फौजदारी मामलों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इसके पश्चात दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है। फिर क्या है? उच्च न्यायालय पेटेंट एवं डिजाइन संबंधी। ठीक है, पेटेंट एवं डिजाइन संबंधी भी अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही इसमें एक विशेष प्रकार का क्षेत्राधिकार होता है अंतरण संबंधी। अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है? अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार बहुत ही आईएमपी। यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाता है, यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि उसके अधीन जो भी न्यायालय होगा उसके अधीन कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें संविधान व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न है या कोई मामला विचाराधीन है, तो वह इस प्रकार के मामलों को अपने पास बुला सकता है। इसमें अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या है? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार होता क्या है? यदि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मामला चल रहा है जिसमें संविधान की व्याख्या करना है, तो वह ऐसे मामलों को अपने पास बुला लेता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। चौथा हम इसमें अधिकार देखते हैं, इनका लेख जारी करने का अधिकार। आर्टिकल 226 के अंतर्गत वह क्या कर सकता है? लेख जारी यानी कि रिट जारी कर सकता है। किसके लिए? मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ जो सामान्य अधिकार होते उनके अंतर्गत भी क्या है? ये लेख जारी कर सकता है। यानी कि मैं सिंपल सा एक लैंग्वेज में या फिर एक वाक्य में कहूं तो सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्ति उच्च न्यायालय को होती है लेख जारी करने की, क्योंकि लेख जारी करने की शक्ति मौलिक अधिकार के साथ साथ वह सामान्य अधिकारों में भी वह लेख जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल मौलिक अधिकार के लिए लेख जारी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आप ये याद रखिएगा।
ठीक है। फिर प्रशासकीय अधिकार, प्रशासकीय अधिकार इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति, पद अवनति तथा छुट्टी के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। इसमें प्रशासकीय अधिकार में, ठीक है। इसमें प्रशासकीय अधिकार में क्या, न्यायालयों को अपने अधिकारी एवं अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति, पद अवनति तथा छुट्टियों के संबंध में अधिकार बनाने का कानून बनाने का अधिकार है। साथ ही आर्टिकल 215 बहुत ही आईएमपी है। इसमें उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय माना गया, उसमें रिकॉर्ड न्यायालय, रिकॉर्ड कोर्ट माना गया। आर्टिकल 215 इसी के अंतर्गत वह अवमानना भी लगा सकता है, ठीक है। क्या लगा सकता है, अवमानना भी लगा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी, ये बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है या फिर मुख्यालय कहाँ पर, जबलपुर में बनाया गया था। इसकी दो अन्य खंडपीठें कौन कौन सी हैं, दो खंडपीठें ग्वालियर है और इंदौर है। कौन सी, ग्वालियर और इंदौर है। कौन सी, ग्वालियर और इंदौर। कब बनाई गई थी खंडपीठें, 28 नवंबर 1968 में, 1968 में बनाई गई थी दो खंडपीठें। और वर्तमान में भोपाल खंडपीठ प्रस्तावित है या फिर बनाई जा रही है, ठीक है। कब, 2015 से भोपाल में प्रस्तावित है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट भवन है उसका उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया, हेनरी इरविन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, हेनरी इरविन के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये हुई क्या, प्रमुख फैक्ट जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट से संबंधित है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। अब मैं, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सबसे पहले न्यायाधीश कौन थे, एम हिदायतुल्लाह थे। कौन थे, एम हिदायतुल्लाह। और वर्तमान में कौन है, संजीव सक्लेचा, ठीक है। संजीव सचदेवा है, सॉरी संजीव या संजय सचदेवा है, एक बार नाम कंफर्म कर लीजिएगा। हाल ही में न्यायमूर्ति रवि मलिमत क्या हुए, रिटायर्ड हुए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होगी, क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आपको मैं कुछ ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नाम बताता हूँ जो, सॉरी, मध्य प्रदेश न्यायालय के न्यायाधीशों का नाम बताता हूँ जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जेएस वर्मा, ठीक है। कौन, जेएस वर्मा, सतना से संबंधित है जेएस वर्मा। और ये 27वें नंबर के क्या बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे भारत के, कौन, जेएस वर्मा। इसके पश्चात आपने सुना होगा श्री अरविंद बोबड़े, क्या नाम, श्री अरविंद बोबड़े जी। ये भी कौन से नंबर के रहे हैं, ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। कौन रहे, 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन है बताइए, बताइए कौन रहे होंगे, कौन कौन। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जेएस वर्मा, ठीक है। कौन, जेएस वर्मा। जेएस वर्मा के पश्चात आपको याद रखना है क्या, अरविंद, सॉरी अरविंद शरद बोबड़े जी। कौन है, शरद अरविंद बोबड़े जी। कौन, 47 नंबर के क्या रहे हैं, ये सीजीआई रहे हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं 47 नंबर के, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होगी, क्लियर होगी। और राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, भोपाल में है। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, भोपाल में बनाई गई है। कब बनाई गई थी, 1993 में बनाई गई थी, ठीक है। कब बनाई गई थी, 1993 में, ठीक। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारे इससे आईएमपी फैक्ट रह गए हैं वो मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।